देखो, बायोलॉजी में आज हम लोगों को पढ़ना डीएनए और आरएनए के बारे में है। सबसे पहले आप लोग देखो, हमने बताया था कि एक कोशिका होती है, इधर दिख रहा है ना, उसमें इधर देखते हैं कि ये हमारी जो कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर हमारा केंद्रक है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, बताया था कि नहीं? गुणसूत्र, जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक को बाहर निकालेंगे तो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र कुछ ऐसे बने होते हैं ना, बताया था कि नहीं? अच्छा, गुणसूत्र में हमने आपको बताया था कि जब उसको खींचोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे, है ना, तो जब गुणसूत्र को एक उसको जूम करके देखोगे, खींचोगे, तो मान लो ये गुणसूत्र है हमारा, ठीक। अभी इनको सबको हम आपको दिखाएंगे एकदम चित्र में, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। और तो मान लो ये गुणसूत्र है, इसको जब खींचोगे तो ये इस तरीके से ऐसे 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 कुंडली के रूप में होता है, ठीक है। तो ये जो कुंडलियाँ बनी है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इनको? डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। इस कुंडली को और अगर खींच दोगे, लंबा और खींच दोगे, तब ऐसे ऐसे अगर खींचोगे, इसको ऐसे ऐसे लगभग खींच दोगे ऐसे, ठीक है। तो इधर अब मान लो ऐसे से बनाया जाता, थोड़ा स्पष्ट हमारा नहीं बना, ठीक है। ऐसे खींच दिया इसको, ठीक। हमारा जो इतना अच्छा नहीं बन पाता, आप लोग देख लेना। अच्छा, खींच दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक जो है छोटा सा, क्या हो जाएगा? जीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जीन। अब अगर लेकिन एक चीज़ देखो, जीन जो है मिलकर के बनी किससे? डीएनए से तो मिलकर बनी है। तो ये डीएनए का भाग है, तो उसे भी तो डीएनए कह सकते हैं। उसके अलावा जीन के अंदर देखो जाए तो इसी से बड़ी बड़ी लाइनें खिंची होती है, ऐसे खिंची होती हैं, ठीक है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड जो बड़ी बड़ी लाइन होती हैं, ये भी जो न्यूक्लियोसाइड होती है, किससे मिलकर के बनी होती हैं? 4 प्रकार के जो तुम्हारे होते हैं न्यूक्लियोसाइड, 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड। ऐसे याद करना, इस क्रम ATGC, ATGC ऐसे याद करना, ATGC। ए से याद कर लेंगे एडेनिन, टी से क्या हो जाएगा? थायमीन, जी से क्या हो जाएगा? गानिन, सी से क्या हो जाएगा? साइटोसिन, ठीक है। ATGC। तो ये लाइनें जो पड़ी होती है, ये किससे? 4 प्रकार के किससे बनी होती हैं? 4 प्रकार का तुम्हारा कौन सा भी है ये? कहाँ गया भाई? ये न्यूक्लियोसाइड से किससे बनी होती हैं? 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड से बनी होती है, ठीक। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो एक तरीके से अगर हम ये देखें कि जो ये लाइनें, मतलब ये जो बनी हुई हैं, इसको भी तो डीएनए हम नाम दे सकते हैं कि नहीं? देखो, अगर पहले देखो, ये वाला क्या है? गुणसूत्र। ये वाला क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र के बीच में क्या है? डीएनए। डीएनए के इधर यहाँ पे क्या है? जीन। क्या है? जीन। और जीन से फिर क्या है तुम्हारा? जीन से उससे बनेंगे तुम्हारे 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो बीच वाला जो टर्म है वो कौन सा? अगर देखा जाए तो बीच वाला टर्म डीएनए। बीच वाला टर्म कौन है? डीएनए। अगर हम आपसे कह दें कि एक संतान से दूसरे संतान में जो गुण ले जाने का काम कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो कौन करेगा? तो सबसे पहले कोई तो कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र करेगा, गुणसूत्र में आ जाएंगे तो कोई तो डीएनए में करेगा, डीएनए के अंदर जाओगे तो कौन करेगा? जीन करेगा, उसके अंदर जाओगे तो कौन करेगा? इसका नाम बार क्या है? न्यूक्लियोसाइड। कौन करेगा? न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अगर इसको एक साथ इसे बताएंगे तब तो यही बताते रह जाएंगे कितनी लंबी चेन है। तो मेन रूप से वैज्ञानिकों ने एक बीच वाले को पकड़ा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण ट्रांसफर हो रहा है, जैसे हमने आपको बताया ना, गुण ट्रांसफर का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? आदमी का जो बच्चा होगा, उसके आदमी जैसे ही अंग हो गए, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, है, नाक, मुंह, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ऐसा तो है ना कि आदमी का बच्चा, उसके पूंछ बना दिया जाएगा, है ना। तो जैसे गुण है, तो गुण को ले जाने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? डीएनए। कौन कर रहा है? डीएनए। उसके अंदर भी और चीजें हैं, लेकिन हम डीएनए को लेकर के चलेंगे, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। जैसे अगर आपको यहाँ पर हम दिखाएं इसी को, इसको देखो यहाँ पे, इसे हम आपको दिखाएं, ये कोशिका है हमारी, ठीक है। दिख रही कोशिका? कोशिका को खोल दिया, पूरा बड़ा सा कोशिका दिख रही, ठीक। ये कोशिका दिख रही बड़ी सी, इसको खोल दिया, इसके अंदर सारे अवयव पड़े हुए हैं। देखो ये जो पड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है। ये जो बीच में दिख रहा है, ये बड़ा वाला, ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक को भी खोल दिया गया। तो केंद्रक को अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिख रहा है। ये देखो, ये छिद्र दिख रहा है, इसे केंद्रक छिद्र कहते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा इसके केंद्रक के अंदर जल भी भरा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, जो भी आपको कहने हैं वो कह देना। इसके अंदर एक और छोटी चीज होती है केंद्रिका, उसको हमने आपको नहीं पढ़ा। इसी के अंदर तुम्हारे गुणसूत्र वगैरह होंगे। क्या होंगे? गुणसूत्र होंगे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक, क्लियर। अच्छा, इसके आगे देखो, आपको एक और चित्र दिखाते हैं। अब ये वाला चित्र देखो, ये वाला, इस चित्र को देख रहे हो ना? ये इस चित्र में देखो, इस सेल है, सेल दिख रही है ना, ये सेल दिख रही है, और इस सेल के अंदर सारे अवयव दिख रहे हैं, और ये केंद्रक है, केंद्रक। इस केंद्रक को बाहर निकाला गया, देखो ये बाहर निकल के आ गया, दिखा, ये दिखा, बाहर आ गया, बड़ा कर दिया गया, इसको बाहर निकाला गया। तो ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। केंद्रक के जो पतली झिल्ली है वो भी दिख रही है। केंद्रक के अंदर एक और छोटा सा जगह होती है, उसको केंद्रिका कहते हैं। उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताया है, वो जब आपको कोशिका के बारे में बताएंगे तब आपको उसके बारे में बता देंगे, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर देखो तुम्हारे ये क्रोमोटिन होते हैं, ठीक, समझ पा रहे कि नहीं? गुणसूत्र वगैरह इसी में होंगे, क्लियर, ठीक। इसके अंदर तो ये तुम्हारा चित्र जो हो गया इस तरीके का, ये क्या है भाई? तो ये केंद्रक का एनिमेशन वाला चित्र है, ठीक। इसके बाद आगे अब हम आपको बताएंगे, देखो, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले हम डीएनए के बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो अगर डीएनए को आप ध्यान से देखोगे तो डीएनए ऐसा दिखता है, देखो,
देख रहे हो ना, ऐसे दिखता है। इस तरीके के डबल हेलिकल होता है, दोहरी ऐसे 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 करके बनी होती है। इसको कैसे बनाया है तो हमने आपको बताया है, जो गुणसूत्र है उसको पकड़ के खींच दिया, इसे खींचा है ना हल्का सा, तो खींचोगे तो ये इस तरीके का डबल हेलिकल रिंग होती है एक तरीके से। हेलिकल का मतलब होता है कुंडली, डबल डबल का मतलब दोहरी, देखो पहली और दोहरी, दुई कुंडली है कि नहीं, तो डबल हेलिकल होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये कहाँ पर आता है, तो हमने बताया ये कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जाओगे केंद्र के पास, किसके पास जाओगे, कोशिका के अंदर केंद्र के पास। केंद्र के अंदर क्या रहता है, गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर तुम्हारा क्या रहता है, डीएनए। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। ये आपको डीएनए का हमने चित्र भी दिखा दिया। अब इसके बाद देखो, इसका पूरा नाम भी हमने आपको बता दिया, डीऑक्सोराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, ये भी बात आपको पता है। डीएनए अब ये बनता कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो अब डीएनए को देखो समझना हमें ध्यान से। यहाँ पर देखो, कल हमने आपको ये वाला चित्र जो बताया था, इसमें आपको बताया था कि ये तुम्हारा डीएनए हो गया, डीएनए को खींचोगे और खींचोगे तो जीन बन जाएगी। तो एक तरीके से अगर ध्यान से देखा जाए तो जीन को अगर ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो जीन एक तरीके से डीएनए वो भी तो है, नहीं बात समझ पा रहे हो। जीन जो है हमने नाम अलग दे दिया है, जीन डीएनए ही तो है एक तरीके से, डीएनए का ही तो एक अंग है, बात नहीं समझ पा रहे हो। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर जैसे ये तुम्हारी हेलिकल है, ये हेलिक्स जो है दिख रही है, ये वाली हेलिक्स। ठीक, हेलिक्स का मतलब जैसे हेलिक्स बोले तो कुंडली समझोगे, क्या समझोगे, कुंडली। ठीक है, तो अब देखो मान लो हमने इसको खींच दिया, उधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा। तो मान लो ये देखो कुंडली हमने खींच दी, ठीक, ऐसे खींच दी। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये मान लो हमने डीएनए के हेलिकल वाली संरचना बना दी। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो डीएनए है उनके बीच में, उसके बीच में इस तरीके की लाइन पड़ी होती है, ऐसी पड़ी होती है कि नहीं, कुंडली के बीच में ऐसे लाइन पड़ी होती है। तो जो ये लाइन पड़ी हुई है इनका नाम हमने क्या बताया था, न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है ये, न्यूक्लियोसाइड। ऐसे पड़ी होती है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड होती है, अगर हम आपसे कह दें कि यो तो इतना बड़ा मान लो जीन हम कह दी नहीं है, तो डीएनए ये पूरा हो जाए कि नहीं, नहीं हो जाए डीएनए, अरे पूरा डीएनए तो हो जाए। ठीक, अब अगर हम कह दें ये जीन है, हम कह दें कि डीएनए किससे बना है, तो अगर दिमाग लगाओ तो एक तो जीन से कह सकते हैं, और दिमाग लगाओ अंदर तक जाओगे तो ये जो लाइनें पड़ी हुई हैं, तो ये लाइनें जो पड़ी हुई हैं इसी से तो मिलकर के बना है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं डीएनए जो है वो न्यूक्लियोसाइडों से मिलकर के बना हुआ है। एक न्यूक्लियोसाइड नहीं, बहुत से न्यूक्लियोसाइड से, ये भी न्यूक्लियोसाइड, ये भी सब न्यूक्लियोसाइड तो है। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं। हमने क्या बताया, जो ये तुम्हारा डीएनए है, पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये किससे मिलकर के बना है, तो क्या कहोगे, न्यूक्लियोसाइड से। एक न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना है क्या, ना, 2 3 4 5 बहुत सारे जब हो जाते हैं तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं, पॉली। क्या जोड़ते हैं, जब जैसे एक चीज हो तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4, जब बहुत सारी चीजें मिलकर के कोई चीज बन रही है तो उसके लिए आगे शुरू में क्या जोड़ते हैं, पॉली। तो डीएनए किससे मिलकर के बना है, पॉली न्यूक्लियोसाइड। किससे मिलकर के बना है, पॉली। देखो ये भी न्यूक्लियोसाइड 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 बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड है क्या, बात समझ पा रहे हैं। तो डीएनए किससे मिलकर के बना है, पॉली न्यूक्लियोसाइड। किससे मिलकर बना है, पॉली न्यूक्लियोसाइड। मेरी बात समझ पा रहे हो, इसका स्ट्रक्चर भी आगे बाद में समझेंगे। और देखो अगर हम कहते हैं ये जो हेलिक्स इसकी जो आपने खींच ली है, तो हमें पता है डीएनए की जो हेलिक्स होती है, हेलिक्स जैसे बोलेंगे तो हेलिक्स का मतलब हेलिकल जो संरचना होती है, हेलिकल माने, हेलिक्स माने होता है तुम्हारा कुंडली। क्या होता है, कुंडली। तो कुंडलीकार ही तो बना हुआ है, एक तरीके से बना हुआ कि नहीं, बना है कुंडली की तरह, नहीं बात पहले पड़ रही। ये कुंडलीकार नहीं दिख रही है, ये वाली, ये इसको कुंडलीकार कहता है, ऐसे 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 कुंडलीकार बनी हुई है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं। तो अब अगर हम यहाँ पे कहेंगे, देखो ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारे होंगे न्यूक्लियोसाइड है, तो हमने आपसे पूछा डीएनए किससे मिला है, पॉली न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना है। किससे बना है, पॉली न्यूक्लियोसाइड से। डीएनए किससे बना है, पॉली न्यूक्लियोसाइड से। अब अगर हम आपसे ये कह दें कि जो डीएनए है, डीएनए का जो एक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, ये कितनी होती है, बात समझना है यहाँ तक। डीएनए की यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये कितनी होती है, तो डीएनए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ हमने, वो देखो लिखा हुआ डीएनए की एक टर्म, और जो ये दिख रहा है ना ये एक टर्म, यही डीएनए है पूरा, इसका एक टर्म ये है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। अगर टर्म ना समझ में आए तो हिंदी में याद कर लो, फेरा। याद करोगे, फेरा। तो डीएनए की एक फेरे की लंबाई, एक फेरे की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और 34 एंगस्ट्रॉम जो होती है बहुत ही छोटी राशि, बहुत 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 छोटी है, बात समझो, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना छोटा मान है ये 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आप ये इतना याद रखो कि डीएनए का जो एक फेरा होता है वो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है, 34। लेकिन एक चीज याद रखना, तो डीएनए का एक टर्म होता है, एक फेरा जो होता है, उसमें पूछेगा कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं।
तो याद रखना आपको डीएनए के एक फेरा में 10 न्यूक्लियोसाइड होते हैं। डीएनए लिखा है कहीं? डीएनए के एक टर्म में, एक फेरा में कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोसाइड होते हैं। मेरी बात समझ पाए? तो यो कार्य बता रहे हो आप। देखो ये पूरा डीएनए रहा है, तो डीएनए के अंदर देखो ये फेरा है, ये एक फेरा होगा, ये दूसरा फेरा होगा, ये तीसरा फेरा होगा, ये चौथा फेरा होगा। तो एक फेरे की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की एक फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। एक फेरा में कितने न्यूक्लियोसाइड? कितने न्यूक्लियोसाइड? 10 न्यूक्लियोसाइड। मतलब ये पड़ी खड़ी खड़ी लाइनें कितनी है? ये 10। कितनी है? 10। तो डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोसाइड होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने होते हैं न्यूक्लियोसाइड? 10। अब आपसे अगर कोनो कही दे कि ये बताओ कि जो न्यूक्लियोसाइड हैं डीएनए के अंदर, डीएनए के एक फेरा में जो न्यूक्लियोसाइड उपस्थित हैं वो कितने हैं? 10। और कोई आपसे ये कह दे कि उन दोनों न्यूक्लियोसाइड, उन 10 में से किसी 2 न्यूक्लियोसाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? आप बताओ। तो जल्दी से ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी? पहले तुम लोग बताओ, छोटे बच्चों हैं, बताओ जल्दी से कितनी होगी? तो कितनी होगी? देखो यहाँ तक ये समझो, ये यहाँ तक की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। ऐसे देखो, ऐसे बना ये वाला, इसको उठा के मैं यहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा है, ये सब बराबर लाइनें 10 पड़ी हुई हैं, ठीक है ऐसे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 34। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 34। अब मान लो 10 ना होती, अगर 10 ना होती, ये 2 ही होती, मान लो इनका हटा दो सबका। अगर ये मान लो यहाँ से एक बीच में रखी होती है इसे, हैं हम आपका यूँ बता देनी है कि मान लो कि हन से हन तक है 34, हन से हन तक कितनी है? 34 पूरी लंबाई। हमें कहा आधा 20 से काट दें, आधा 20 से काट दें, तब कई दिन बताओ आधे की लंबाई कितनी हुई है? तो क्या करते हो? 10 से भाग 2 से भाग देते हो? नहीं देते हो? देते हो। हम अगर 3 बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं तो 3 से भाग देते हो। हम 4 बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं तो 4 से भाग देते हो। देते हो कि नहीं? एक की लंबाई याद करने के लिए। और ये है कितने? 10 बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, तो 10 से भाग नहीं देना पड़ेगा, तो 10 से भाग देना पड़ेगा इसमें। जैसे 10 से भाग आप दोगे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे जो लाइनें खींची हैं, ये पड़ी हुई हैं, जिनको न्यूक्लियोसाइड कह रहे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। मेरी बात समझ पाए? तो देखो तुरंत आपको याद रख लेना है कि सबसे पहले क्या याद रखना है, डीएनए जो होता है, डीएनए किस, और हमने क्या बताया, डीएनए जो होता है उसका एक फेरा, डीएनए का जो एक फेरा होता है, एक फेरा जिसको हम टर्म बोलते हैं, डीएनए का एक फेरा, एक टर्म जो होता है वो 10 न्यूक्लियोसाइडों से मिलकर के बना होता है। डीएनए का एक फेरा, एक टर्म 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितने का होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। टर्म फेरा समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फेरा ना समझोगे तो जन तक फेरा होगा पूरा है। इतना बड़ा जो दिख रहा हुआ है हेलिकल, हेलिक्स एक दिख रही है, तो वो उसको कहेंगे एक टर्म एक फेरा, ठीक है। उसके अंदर जो डीएनए के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोसाइड है, कौन उपस्थित है? न्यूक्लियोसाइड। 2 न्यूक्लियोसाइडों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। बात समझ पाए यहाँ तक? क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा, एक अगर आपसे कह दें कि जो वो वाली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाएगा? क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है? तो उसमें नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए नहीं पाया जाता है, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें ये डीएनए पाया जाता है, ठीक। अच्छा, आगे यहाँ पर आप देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा हम देख लेते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया, डबल हेलिकल होता है। फिर से एक बार आपको चित्र दिखा देते हैं, आप लोग देख तो चुके हो उसको, है, फिर अभी आरएनए बताएंगे। तो ये चित्र देखो, इसका डीएनए का बना हुआ, देखो, ठीक है, बना हुआ कि नहीं? देखो ये हेलिक्स बनी हुई है, ऐसे ऐसे बीच बीच में लाइन पड़ी हुई है, ऐसे बना दिया है। आपके 10th क्लास में ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक। ऐसे बना, इसको बनाना सीख लेना अपना घर पे, चित्र ये पूरा है। तो इसमें स्ट्रक्चर वगैरह जो है इस तरीके से बना दिया। ये जो लाइनें खिंची हुई हैं, ये क्या है? लाइनें जो खिंची हुई है न्यूक्लियोसाइड है, उसमें देखो लाइनें जो है वो रंग बिरंगी है, काली है, नीली है, एक लाल है, हरी, दिख रही है कि नहीं? अलग अलग रंगों की। तो भैया न्यूक्लियोसाइड जो है वो हमने आपको बताया थे, उसके 4 भागों में बांट दिया था, बताया नहीं? तो वे 4 भाग, एक ही लाइन में सारों 4 अंग होते हैं उसके, ठीक। तो अब हमें और डिटेल में इसको पढ़ना, देखो तो यहाँ पे आपसे पूछेगा, देखो न्यूक्लियोसाइड जो है, डीएनए जो होता है, डीएनए किससे मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियोसाइड से। न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना है डीएनए मेन रूप से। लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोसाइडों को जोड़ा गया तभी तो बना। एक न्यूक्लियोसाइड से डीएनए बनेगा क्या? एक न्यूक्लियोसाइड से थोड़ा बनेगा, 10 न्यूक्लियोसाइड से एक फेरा बनेगा। एक फेरे को हम जीन कहते हैं, जीनों से मिलकर के और बहुत सारे फेरों जोड़ोगे तब डीएनए बनेगा, बनेगा कि नहीं? ठीक। तो अगर हम बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड जोड़ेंगे तो क्या उसको कह देंगे? पॉलीन्यूक्लियोसाइड। जैसे देखो, बहुत सारी एथीन जोड़ दिया जाए तो पॉलीथीन, बहुत सारी एथीन जो तो पॉलीएथीन कहते हैं नहीं। बहुत, और देखो एक होता है पॉलीटेक्निक, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर आ जाए तो पॉली क्या हो जाएगा? पॉलीटेक्निक हो जाता है। क्या होता है वो? पॉलीटेक्निक। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड अगर हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइडों को जोड़ दिया तो पॉलीन्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए जो है किससे मिलकर के बना है? पॉलीन्यूक्लियोसाइड से, ठीक, क्लियर? याद कर लेना इसको। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोसाइड है इसके 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2।
पॉलीन्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में बांटा गया, यानी ये दो लोगों से मिलकर के बना है। किससे किससे मिलकर बना है? देखो ये पॉलीन्यूक्लियोसाइड है ड, और ये क्या देखो टाइड है, सॉरी गड़बड़ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और इसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोसाइड। ये 2 लोगों से मिलकर के बना है, पॉलीन्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। ठीक है, फास्फेट जो होता है इसमें फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस, हिंदी में लिख देते हैं फास्फोरस। ठीक, तो देखो सबसे पहले डीएनए का से मिलकर बना पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भागों में बांटेंगे, न्यूक्लियोसाइड हो गया, जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक, और किससे? फास्फेट। तो पहले ऐसे पढ़ो, डीएनए किससे मिलकर, डीएनए की अगर बात करेंगे तो किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किससे बात याद करोगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भागों में बांटेंगे, एक इधर फास्फेट और इधर न्यूक्लियोसाइड। उधर न्यूक्लियोटाइड था, उधर क्या था? न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बांटेंगे तो किसमें 2 भागों में बटेगा? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। तो अब इसके बाद फास्फेट का काम खत्म। आपसे पूछेगा कि डीएनए में बताइए कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, तो कौन सा तत्व अगर देखोगे यहाँ से तो फास्फोरस है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो डीएनए में उपस्थित रहता है? तो फास्फोरस उपस्थित है। फास्फेट जो है वो फास्फोरस से बना होता है, तो डीएनए में कौन तत्व उपस्थित है? फास्फोरस। आगे समझ में आया कि नहीं? अब आगे इसको आगे देखेंगे। अब जो तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड है इसको फिर से 2 भागों में बांट देते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड 2 लोगों से मिलकर के बना होता है, एक नाइट्रोजन बेस और दूसरा शुगर। ठीक, तो याद करना दूसरा कि न्यूक्लियोसाइड जो है किससे मिलकर के बना? 2 चीज़ों से, एक शुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। ठीक, तो अब फिर से चलेंगे स्ट्रक्चर पे। आप लोग हम जो बता रहे हैं दिमाग में बोलोगे 2-3 बार। डीएनए किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बोलो कदो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बांटेंगे 2 भागों में, एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा कौन हो जाएगा? फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। फास्फेट में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? फास्फोरस। इधर चलेंगे, दूसरा वाला जो था जिसको हम बोल रहे थे न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में बांट रहे थे। यानी न्यूक्लियोसाइड किससे किससे मिलकर के बना होता है? 2 भागों से, पहला शुगर दूसरा नाइट्रोजन बेस। गधों बोलो तभी याद होगा, ऐसे बैठे एकदम सुन रहे हो ना, याद है घर में ना याद कर पाइयो। वो तो कितना याद कर तुम जाना, तुम बदतमीज पैसे एकदम सुन रहे हैं, इसे देख रहे कहानी, क्या फर्क कर रहे हैं भाई, इसे कहा ना रहे हैं? क्या बोल रहे हो? खा नहीं आओ सुबह, बदतमीज। देखो इधर हमने क्या बताया, सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियोसाइड। ठीक, इसके 2 भाग हो गए, इनको तभी याद करोगे तब। न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके 2 भाग हो गए, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में बांटेंगे, फिर से 2 भागों में, यानी न्यूक्लियोसाइड 2 लोगों से मिलकर बना है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब देखो, अब शुगर जो है 2 प्रकार की होती है। अब शुगर 2 प्रकार की कौन होती है? एक राइबोस शुगर, एक डाइऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस शुगर, एक डाइऑक्सीराइबोस। अब तुम खुद दिमाग लगा सकते हो कि डीएनए में कौन वाली शुगर पाई जाती है? या वाली डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये डीएनए में पाई जाती है। तो आपसे पूछेगा कि डीएनए में क्या शुगर पाई जाती है? तो हाँ पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। कौन वाली शुगर पाई जाती है? डाइऑक्सीराइबोस, वही तो नाम है, ओखे आगे डी एक में तो लगो है। अब आपसे पूछेगा आरएनए में कौन वाली शुगर पाई जाती है? तो राइबोस शुगर कौन सी पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? आरएनए में। तो डीएनए में डाइऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। अब हम थोड़ा इसको चलेंगे, नाइट्रोजन बेस को फिर से 2 भागों में बांटेंगे। ठीक, नाइट्रोजन बेस के फिर 2 भाग होते हैं, इसको भी याद करना। नाइट्रोजन बेस, ये वाला तो याद ही हो जाएगा, शुगर 2 टर्म में बट जाएगी, नाइट्रोजन बेस भी 2 टर्म में बटेगा, 2 भागों में बटेगा। यानी नाइट्रोजन बेस 2 लोगों से मिलकर के बना होता है। कौन 2 लोग हैं? एक है प्यूरीन, याद करना है इसको, देखो प्यूरीन, और दूसरा है पायरिडीन। ठीक, तो नाइट्रोजन बेस 2 लोगों से मिलकर के बना है। कौन? प्यूरीन और पायरिडीन। नाइट्रोजन बेस किससे किससे मिलकर बना है? 2 लोगों से, प्यूरीन पायरिडीन। नाइट्रोजन बेस किससे मिलकर बना है? 2 लोगों से, प्यूरीन पायरिडीन। इतना याद हो गया कि नहीं? अब आपसे ये कहेगा कि जो प्यूरीन है ये किससे मिलकर के बना है? अब देखो, ये वाले जो हमने आपको शुरू में बता दिए थे वो यहाँ पे आते हैं, इतना स्ट्रक्चर इसका बनता है, तब वो यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड ये था, इसका ये अवयव यहाँ पे मिल रहा है आपको, है? तो देखो, जो प्यूरीन के 2 अवयव होते हैं, आप याद करिए, ए जी और टी सी।
AGTC, AGTC ऐसे याद करना, ये हमने ऊपर नीचे कर दिया, AGTC याद करिए, AGTC, AG ऐसे ना जो महिलाएं होती हैं अपने पत्नी को बुलाती हैं AG है, AGOG, तो AG याद करना, AG, ठीक है। AG से क्या बनेगा, प्यूरिन है, P से P आ रहा है, पति, P से पति, तो AG किसको बुला रहे हैं, प्यूरिन, यानी P से पति हो जाएगा, तो AG किस में होगा, पूछेगा प्यूरिन, तो प्यूरिन P आ रहा है, पति में भी P आता है, तो ऐसे याद कर लोगे, याद करने का तरीका है, ठीक है। ये ना कह दो कि AG ये क्या बता रहे हैं सब चीजें, तो याद करने का तरीका, तो AG करके बुलाती है, तो क्या बोलेंगे, AG करके बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पति का बोलेंगे, पति यानी प्यूरिन का, क्या बोलेंगे, प्यूरिन का, तो AG से हो जाएगा एडेनिन, AG से क्या हो जाएगा, एडेनिन, ठीक है। अब ग्वानिन से क्या हो जाएगा, G से क्या हो जाएगा, ग्वानिन, एज से एडेनिन, G से क्या हो जाएगा, ग्वानिन। अब देखो ये पाइरिडामिन इसको याद करेंगे, तो ये TC, अरे TC है देख लो, तो TC को इसका तरीका कौन है, याद कर लो, TC किस में के अंतर्गत आ जाएगा, पाइरिडामिन, क्या के अंतर्गत आ जाएगा, पाइरिडामिन। T से क्या हो जाएगा, थायमिन, और C से क्या हो जाएगा, साइटोसिन, या जिसका दूसरा नाम है साइटोकाइनिन, ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताया, आपसे पूछेगा कि ये हमने एक साथ ऐसे क्यों लिखाया है, AGTC का लिखा है, क्योंकि A और T, A से क्या एडेनिन, T से क्या है थायमिन, A से क्या है एडेनिन, T से क्या है थायमिन, तो A और T के बीच हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड क्या होता है, ये सब आगे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, G ग्वानिन और C साइटोसिन, इनके बीच हमेशा क्या बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो A और T के बीच डबल बॉन्ड, A और T के बीच डबल बॉन्ड, G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये वाला बंद मजबूत होता है, ये थोड़ा कमजोर होता है अपेक्षाकृत, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बंद का मतलब भाई समझ लो जो जोड़ के रखे वो क्या हुआ है, बंद, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आया समझ में, ठीक। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, एक बार इसको फिर से हम रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। सबसे पहले चलेंगे DNA के पास, DNA के बाद में आओगे तो किससे मिलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटेंगे, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में कौन सा तत्व होता है, फास्फोरस। अब न्यूक्लियोसाइड जो है इसको फिर से दो भागों में बांटेंगे, न्यूक्लियोसाइड को दो भागों में बांटेंगे, शुगर में और नाइट्रोजन बेस, शुगर में नाइट्रोजन बेस। अब शुगर को फिर लेके चलेंगे, ये भी दो भागों से मिलकर के बना होता है, कौन कौन से, राइबोस और डायऑक्सोराइबोस शुगर से। अब इधर चलेंगे नाइट्रोजन बेस के पास, ये भी दो लोगों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्यूरिन, एक पाइरिडामिन, एक प्यूरिन एक पाइरिडामिन। प्यूरिन में कौन होता है, AG से याद कर लेंगे, प्यूरिन में AG से एडेनिन और G से ग्वानिन। और इधर पाइरिडामिन का कैसे होता है, T से हो जाएगा थायमिन और C से होगा साइटोसिन, ठीक। बात समझ पाए, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको पूरा याद करना है, क्लियर। तो इसका कहानी तुम्हारी यहाँ तक DNA की लगभग खत्म हो गई, DNA के बारे में हमने लगभग कंप्लीट आपको पढ़ा दिया, ठीक। DNA का एक और है, DNA का जो सबसे पहले खोज की थी, तो इसके मतलब अवलोकन किया था, कार्ल बर्ग ने किया था। DNA का जो ये हेलिकल संरचना है, ये वाली संरचना, डिजाइन किसने बनाया था ये पूछेगा, तो इसकी डिजाइन वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे, लेकिन कभी कभी होता है कि खोज के में भी इन्हीं का नाम देते, तो आप उनको टिक कर लोगे अगर ये नहीं है तो, ठीक, क्लियर। तो जो डिजाइन है, यानी सबसे पहले इसको देख तो लिया लोगों ने, लेकिन देखने के बाद जो कि ऐसा ही बना होता है, इसका डिजाइन जो दिया किस तरीके का बना होता है, ये किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक, किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसका डिजाइन दिया था, DNA का, किसका डिजाइन दिया था, DNA का। अब हम पढ़ेंगे RNA को, किसको पढ़ेंगे, RNA को। तो RNA बिल्कुल सिंपल होता है इसकी तुलना में, DNA को बनाना थोड़ा कठिन है और RNA को बनाना सरल है। RNA जो होता है जीवाणु विषाणु जो छोटे जीव होते हैं उनके अंतर्गत पाया जाता है। तो RNA को अगर बनाना है तो देखो बस इसका जो तुम्हारा DNA बना है, लो आधा कर दो, ये RNA होगा, क्या हो गया, RNA। DNA का काट के आधा कर दो, RNA बनेगा। अब एक बनाना आसान है कि DNA का बनाना आसान है, RNA को बनाना ज़्यादा आसान है, इसे से लाइन मारो, इसे हल्का हल्का खेल दो, बन गया RNA। तो RNA को बनाना ज़्यादा आसान है, इसीलिए जीवाणु विषाणु जो होते हैं RNA का बनाना निर्माण करना बहुत आसान है, इसलिए वो अपना जो रिप्लिकेशन होते हैं, ठीक है, अपने जैसे बनाना ये बड़ी आसानी से वो जल्दी उनका निर्माण कर लेते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं, ठीक। तो ये छोटे छोटे जीव जो जीवाणु विषाणु वगैरह में RNA पाया था, ठीक। RNA अब इसको आप पढ़ लेते हैं, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RNA का सबको पता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। बात समझ पा रहे हैं। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताइए न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है कोशिका के अंदर, तो बता सकते हो आप लोग, कोशिका के अंदर को अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कोशिका के अंदर क्या अम्ल पाया जाता है, तो का पाया हो जाता है, बिल्कुल न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये लिखा है न्यूक्लिक एसिड। आपसे पूछेगा कोशिका के अंदर कितने प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, कोशिका के अंदर कहूँ भी हो, हमें ऐसा मतलब थोड़ा है तो कोशिका के अंदर, ये तो सब पढ़ रहे हैं चीजें। तो कोशिका के अंदर दो प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक डीऑक्सोराइबोस और एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक। बात समझ पा रहे हो नहीं, एसिड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अम्ल, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। बात समझ पाए,
अब अच्छा, इसकी संरचना कैसी होती है? सिंगल हेलिकल। देखो सिंगल हेलिकल है कि नहीं, इसकी संरचना कैसी होती है? सिंगल हेलिकल होती है। ठीक, बात समझ पाए? वो कैसी होती थी? डबल हेलिकल। हेलिकल का मतलब समझ रहे हो? कुंडली वाली। ठीक, ये जीवाणु विषाणु आदि में पाया जाता है। ये क्या है? आरएनए का निर्माण आसान होता है, डीएनए की तुलना में आरएनए का निर्माण आसान होता है। इसीलिए क्या होता है, जितने जीवाणु विषाणु होते हैं वो ज़्यादा जल्दी रेप्लिकेशन करते हैं और नई अपनी जैसी चीज़ें बनाते रहते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? क्लियर? इतनी बात समझ में? क्योंकि ये क्या है, जीव जंतुओं पौधों में वगैरह में पाया जाता है, ये जीवाणु विषाणु वगैरह में पाया जाता है। ये जो प्रो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। अब आरएनए में शुगर कौन सा होता है? अब यहाँ पे देखो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये डीएनए का हमने आपको पढ़ा दिया। किसका पढ़ा है? डीएनए का। आरएनए में आपको करना क्या है? देखो, आरएनए अगर आपको बनाना तो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है आरएनए का। ठीक, हाई स्कूल में आएगा तो आप आरएनए का अगर आए तब भी स्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे। लेकिन आरएनए में होता क्या है? आरएनए में जो ये शुगर होती है डायऑक्सोराइबोस, ये नहीं होती है। इस शुगर को हटा दो यहाँ से, ये नहीं होती है, बस ये वाली शुगर होती है। ठीक, आरएनए में शुगर होती है। और क्या होता है? यहाँ थाइमिन नहीं होता है, यहाँ पे थाइमिन नहीं होता। इस थाइमिन को हटाओ और इसकी जगह कौन सा होता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यूरेसिल। ठीक, तो अगर आरएनए का निर्माण करना है, स्ट्रक्चर का निर्माण करना, तो जो स्ट्रक्चर इसका है डीएनए का, वही आरएनए का होता है। बस अंतर क्या होता है? वहाँ शुगर चेंज हो जाती है। शुगर कौन हो जाती है? राइबोस, और वहाँ डीऑक्सोराइबोस थी। ठीक, और क्या होता है? जो थाइमिन है उसकी जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। तो अगर थाइमिन की जगह यूरेसिल ला देंगे तो क्या बन, किसका स्ट्रक्चर हो गया ये? फिर आरएनए का। मेरी बात समझ पाए? ठीक, स्ट्रक्चर सेम होता है। और देखो आरएनए क्या होता है? आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। आरएनए प्रोटीन के निर्माण में, कई दो प्रोटीन का निर्माण भाई जी, जैसे पहले आप बता ही रहो कि वो करते हैं राइबोसोम, हैं? तो आरएनए भी प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे? यहाँ पे समझते हैं। मेन रूप से अगर देखा जाए, आरएनए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, करता राइबोसोम ही है। लेकिन कैसे, ये समझते हैं। आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आरएनए? 3 प्रकार का। एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, तीनों का नाम याद रखना। एमटीआर, 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 एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। एम फॉर मैसेंजर, एम फॉर मैसेंजर, मैसेंजर मतलब सूचना वाला, एम फॉर मैसेंजर। टी फॉर ट्रांसफर, टी फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब ले जाने वाला, टी फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब ले जाने, यातायात वाला। एम टी आर, आर फॉर राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए। तो एम आरएनए, एम मतलब मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए ट्रांसफर आरएनए, आर आरएनए मतलब राइबोसोम आरएनए। तो प्रोटीन का असली में निर्माण कौन करेगा? दिमाग लगा तुम क्यों बता सकते हो कि 3 प्रकार का आरएनए है, इनमें से हम आपसे पूछते हैं कि प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? बता सकते हो कि नहीं? आरएनए, क्योंकि आर का मतलब राइबोसोम, और राइबोसोम जहाँ आएगा वही प्रोटीन बनाता है, क्योंकि प्रोटीन निर्माण करने का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो ये वाला जो आरएनए है, यही क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। लेकिन कैसे करेगा? आप पहले समझते हैं। देखो मान लो जो वहाँ आरएनए रहता है, तो वहाँ शरीर वगैरह में, ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे शरीर है तो हमारे शरीर में आरएनए भी है, डीएनए भी है। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक वाली कोशिकाएं होती है उसमें डीएनए नहीं होता। ठीक, तो अगर हम कहते हैं आरएनए जो है, मान लो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण की आवश्यकता है, तो प्रोटीन का निर्माण करेगा कौन? राइबोसोम। कौन करेगा? राइबोसोम। तो होता क्या? प्रोटीन बनता कैसे है? तो आपको याद रखना है, प्रोटीन जो बनता है वो 20 एमिनो एसिड से मिल करके क्या बनता है? एक प्रोटीन। मेरी बात याद रखना, क्या बताया आपने? अब 20 एमिनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है? एक प्रोटीन। हमारे शरीर के पास पहले से ही 10 एमिनो एसिड मौजूद रहते हैं। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, फिर समझाते हैं आपको। देखो हमने क्या बताया बच्चा, जो प्रोटीन बनेगा कैसे बनेगा? एमिनो एसिड से मिलकर के क्या बनते हैं? प्रोटीन। एमिनो एसिड को जब जोड़ते रहेंगे तो 20 एमिनो एसिड जब इकट्ठा हो जाएगा तो एक प्रोटीन बन जाता है। ऐसे ईंटों को जोड़ते चले जाओ तो घर बन जाता है। ऐसे 20 एमिनो अम्ल को जब जोड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो होता क्या, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में पहले से 10 एमिनो एसिड मौजूद रहते हैं। कितने मौजूद रहते हैं? 10। अब 20 करने के लिए 10 हमें क्या करना होता है? तुम खाना ना खाते हो, वहाँ से 10 एमिनो एसिड लेना होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो खाना वाना खाओ, पचाओ। ठीक, तो पचाने के तहत जब खाना खाते हो तो उसी के तहत बहुत सारी चीज़ें खाने में मौजूद रहती हैं, जो विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन, दुनिया भर की चीज़ें हमारे खाने में तो मौजूद रहती हैं। तो प्रोटीन का निर्माण अगर करना है यहाँ पर, तो 10 एमिनो एसिड तो पहले से मौजूद है हमारे शरीर के अंदर, और 10 लेना है। तो 10 लेगा कहाँ से? जो हमने खाना खाया, पचाया, उसी से मिलेगा 10। अब देखो, अब मान लो शरीर है, तो शरीर में जो भोजन है हमारा यहाँ पे पेट में जा करके एकदम वैसा बन जाता है। वहीं से जा करके क्या निकालना है? 10 एमिनो एसिड निकालना है। तो एमिनो एसिड निकालने का काम कौन करता है? तो देखो, एमिनो एसिड निकालने का काम कौन करता है? एमआरएनए करता है। क्या करता है? एमआरएनए जाएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि भैया प्रोटीन का निर्माण करना है, कौन करेगा? आरएनए। आरएनए देखता है कि भैया देखो हमें प्रोटीन का निर्माण करना है,
प्रोटीन हमें चाहिए, और एक बनाने के लिए हमारे पास हमें 20 एमिनो एसिड चाहिए। कितने चाहिए? 20। 10 तो हमारे तीर पहले से हैं, 10 के इंतजाम तुम लोग कर दो। कैसे कहा थी? ऐसे कहिए, ठीक। अब ऐसे कहिए तो यम RNA जब है निकलिए, और जो ये पेट के पास ये जहाँ पर भोजन वगैरह है वहाँ पर बहुत सारे तत्व मौजूद रहते हैं। वहाँ ये दिखिए कि भैया यहाँ कहूँ एमिनो एसिड मिल रहा होगा, तो देखिए हाँ एमिनो एसिड है। तो यू का करिए, मैसेंजर है, जा करके देखिए हाँ एमिनो एसिड है, और देखिए छांट के बुला लिए जो बढ़िया बढ़िया एमिनो एसिड है उनको बुला लिए, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। जो भोजन से निकल रहे हैं बहुत सारे, तो उसको निकालेंगे, इधर आ जाओ इधर आ, सबको बुला लेंगे, अभी बुला लेंगे। अब यू क्या करिए, अब मान लो यू लई के अब का के पास जाइए RNA के पास। अरे भैया अगर यू जाइए तो फिर उन तक ये कौन छठिए, कौन उन लोगों का? बात समझ पा रहे हो कि लोगों का कौन छठिए, किसको छठिए, किसकी बात कर रहे हैं? एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड को अगर ये जा करके मान लो 10 ले लेने लोड करके चलोगा, देन तब तक तो अधिकतर एमिनो एसिड निकल जाएगा वहाँ से, तो छाटेगा कौन वहाँ से? तो कौन छाटेगा? यही छाटता है कि छाट के एमिनो एसिड को एक कोने में धरता जाता है, और tRNA से कहता है तुम इधर आओ इधर आओ, हम तो यहाँ पर लोड कर रहे हैं, तुम लेके जाओ RNA के पास। किसके पास जाओ? RNA पे। तो ये क्या करेगा? mRNA क्या करता है? देखता है, छाटता है मैसेज, और फिर छाटने के बाद किसको छाटता है भैया? एमिनो एसिड को। और मैसेज किसको देता है? tRNA को। क्या देता है कि भैया ये लोड करो और जाके तुरंत पहुंचाओ, के पास पहुंचाओ? RNA के पास। तो कहीं ये पूछेगा एक मारे, अरे क्योंकि अगर आप पता नहीं तुम्हें RNA प्रोटीन बनाइए है, तो तुरंत देखिए ऊपर लोड कर दिए, के लोड कर दिए एमिनो एसिड का, और लोड करके RNA के पास दे दिए। किसके पास दे दिए? RNA। और RNA जैसे 10 एमिनो एसिड मिल गए तो उससे 20 एमिनो एसिड हो गए, और 20 एमिनो एसिड जैसे होगा, ठीक है, वैसे क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन। क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन, ठीक। तो ये बात समझ में आई क्या? तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? अगर आपसे पूछे DNA और RNA में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? RNA। कौन करता है? RNA। RNA में कैसे होता है? तो 10 + 10 यानी 20 एमिनो एसिड मिलकर करके क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। 10 एमिनो एसिड जो होता है हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है, जबकि 10 जो होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं, ठीक। और पूछेगा RNA में जो है कौन वाला RNA जो है प्रोटीन का निर्माण करता है? rRNA जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये सब बातें हमने यहाँ पे लिख दी हैं, आप इसको समझ लोगे, ठीक। इसके अलावा आगे देखते हैं। अब अभी हमने आपको बताया कि मान लो ये तुम्हारी, ये देखो ये क्या है, ये क्या बन गया? DNA बन गया। ये क्या बन गया? DNA। तो DNA से क्या RNA बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकता है। DNA से RNA का निर्माण किया जा सकता है। DNA से RNA का निर्माण किया से RNA बन गया। तो DNA से RNA अगर बनाओगे, अगर DNA से आप RNA बना रहे हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आपसे पूछेगा DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन। RNA से फिर DNA बनाने की प्रक्रिया, RNA है यो, ऐसे फिर DNA अगर बनाना है तो फिर उल्टा काम कर रहे हो कि नहीं? उल्टा काम कर रहे हो कि नहीं भाई? DNA से RNA बनाया ट्रांसक्रिप्शन, और जब उल्टा काम करियो RNA से फिर DNA बनाइयो तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन, RNA से DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में? ठीक। इसके अलावा RNA से प्रोटीन निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। क्या कहलाती है? RNA से प्रोटीन निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। बात समझ में आए? DNA से DNA बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन। क्या कहलाती है? रिप्लिकेशन। DNA से DNA बनाने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन। DNA से DNA बनाने की प्रक्रिया रिप्लिकेशन। DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से DNA बनाने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। RNA से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन। बात समझ में आए कि नहीं? क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखना। तो उम्मीद है आपको RNA के बारे में ये लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी। RNA का भी आपको एक चित्र दिखा देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक। देखो ये है भैया RNA, देखो ये DNA RNA दोनों एक साथ दिख रहे हैं। देखो ये DNA है, ये बगल में दिख रहा हो यो, और यो RNA का काट पीट का अलग कर देंगे है। एक मिनट, देखो असली में अगर DNA का चित्र होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा बना होता है, देख रहे हो? इसी के अंदर देखो कितना जटिल बना हुआ है, ठीक। ये वाली संरचना असली है इसकी वास्तव में, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हमने आपको समझाने के लिए इसे बना दी है, क्लियर। और देखो ये तुम्हारा, ये देखो केंद्रक है, देखो सेल है, ये सेल कोशिका से केंद्रक बाहर निकाला गया, केंद्रक से देखो क्रोमोसोम बाहर निकाला गया देखो, देख रहे हो ना? ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये सेल है, सेल इस तरीके का बना होता है। देखो फिर से जूम कर दें ताकि और अच्छे समझ में आए। देखो ये सेल है, सेल से अगर देखोगे तो न्यूक्लियस से क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से ये देखो DNA बना कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? इसी से सबसे ऐसे बनाया है।
ठीक है, तो बाकी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, इनको नोट कर लीजिए। ठीक।